फिल्म 8 जुलाई 1986 को वाल्सन नामक एक छोटे शहर में खुलती है, जहां हम दो लोगों से मिलते हैं जिनका नाम टिमो और पियरे है। वे वर्तमान में पियरे के अपार्टमेंट में हैं, जहां एक युवा लड़की का वीडियो देख रहे हैं। बाद में वे उसकी लाल कार में बैठते हैं और घर से निकल जाते हैं। जल्द ही वे देखते हैं कि एक युवा लड़की जिसका नाम पिया है अपनी साइकिल पर जा रही है, जिससे पियरे को एक विचार आता है। वह अपनी गाड़ी पीछे ले जाता है और उसे एक सूने गेहूं के खेत के माध्यम से पीछा करने लगता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, पियरे गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन पिया जल्दी से समझ जाती है कि वह आदमी उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। दुर्भाग्य से वह उसे पकड़ लेता है और गेहूं के खेतों में उस पर हमला करने लगता है। इस बीच टिमो हो रही घटनाओं से भयभीत है। यह स्पष्ट है कि वह इसे सही नहीं मानता, लेकिन वह अपने दोस्त को रोकने के लिए कुछ नहीं करता। वह लड़की के हेडफोन्स उठाता है जो जमीन पर गिर गए थे। जैसे ही पियर्स ने खत्म किया, वह पिया से माफी मांगता है, लेकिन वह उत्तेजित होकर उसे मारने लगती है, इसलिए सनकी उसे चुप रखने के लिए किसी चीज से मारता है। लेकिन कुछ देर बाद पियर्स को एहसास होता है कि लड़की मर चुकी है और वह घबरा जाता है। वह टीमो से मदद मांगता है, लेकिन टीमो डर जाता है और बस कार में लौट जाता है। पियर इसलिए लड़की के निर्जीव शरीर को ट्रंक में डालता है और उसकी साइकिल को गेहूं के खेत में फेंक देता है। फिर दोनों वहां से गाड़ी चलाकर चले जाते हैं, लेकिन इसके पहले पियर टिमो से हेडफोन फेंकने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कई बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, जहां पियर एक केयरटेकर के रूप में काम करता है। वह अपनी कार की अच्छी तरह से सफाई कर रहा है जब वह देखता है कि टीमो दूरी में अपना बैग लिए हुए है। पियर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन टीमो तुरंत बस में 4H जाता है और चला जाता है। ऐसा लगता है कि उस आदमी को जो उसने देखा उससे आघात पहुंचा है और वह इस जगह से भागना चाहता है। फिर दृश्य 23 साल बाद कटता है, जहां हम एलेना नाम की एक महिला को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वह जल्दी ही गेहूं के खेत में पहुंचती है, जहां पियर की मृत्यु की याद के रूप में एक क्रॉस प्रदर्शित किया गया है। यह खुलासा होता है कि पियर था वास्तव में उनकी बेटी, जिसकी 1986 में हत्या कर दी गई थी। उसी शहर के दूसरे हिस्से में हम एक दंपति को अपनी किशोरी बेटी सैनिका को गुस्से में डांटते हुए देख रहे हैं। पता चलता है कि उस युवा लड़की को स्कूल छोड़ने की शिकायत कई बार की गई है। उसके गुस्साए पिता कारण जानना चाहते हैं, लेकिन सैनिका रक्षात्मक हो जाती है और दावा करती है कि स्कूल झूठ बोल रहा है। वह यहां तक कि अपने पिता को गालियां देती है और कहती है कि उसे टेनिस अभ्यास के लिए जाना है। लेकिन थोड़ी दूरी तक साइकिल चलाने के बाद सैनिका अपनी दोस्त मैरी को कॉल करती है मिलने की योजना बनाने के लिए। फिर दृश्य एक जासूस जिसका नाम डेविड है को उसके सेवानिवृत्ति पार्टी में शामिल होने के लिए आने वाले दृश्य में बदल जाता है। डेविड ज्यादा उत्साहित नहीं दिखते हैं और यह पता चलता है कि हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी को कैंसर के कारण खो दिया है। एक और दृश्य में हम देखते हैं कि सैनिका अपने दोस्त से मिलने के लिए एक मनोरंजन पार्क पहुंचती है। वह अपने माता पिता के लिए एक वॉइसमेल छोड़ती है, समझाते हुए कि वह आज रात मेरी के घर रहेगी और घर नहीं लौटेगी। हालांकि क्योंकि अंधेरा होने लगा है, उसकी दोस्त अभी तक नहीं आई है। सैनिका डर जाती है और मैरी के लिए एक वॉइसमेल छोड़ती है, कहती है कि अगर उसकी दोस्त जल्द नहीं आती तो वह घर लौट जाएगी। हम यह भी देखते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी से उस पर नजर रख रहा है। दूसरी जगह पर पार्टी के बाद क्रिश्चियन डेविड को पुलिस स्टेशन ले जाता है और एक ऐसा मामला सौंपता है जिसे वह सुलझा नहीं सका। 23 साल पहले 11 साल की लड़की जिसका नाम पिया था, उस पर हमला हुआ और हत्या कर दी गई और उसका शरीर कई दिनों बाद पास की झील में मिला। एक लड़के ने उस क्षेत्र में एक लाल कार देखने की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस कभी भी हत्यारे को खोज नहीं पाई। फिर डेविड देखता है कि घटना 8 जुलाई को हुई थी, जो संयोगवश उसी तारीख है जब। इस बीच हम देखते हैं कि सैनिका घर लौट रही है क्योंकि उसकी दोस्त नहीं आई। पहले वाली गाड़ी अब भी उसका पीछा कर रही है, तो एक समय पर वह रुकती है और देखती है कि क्या हो रहा है। तभी एक आदमी गाड़ी से बाहर आता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह आदमी उसकी साइकिल को उसी खेत में फेंक रहा है जहां पिया थी। फिर दृश्य टिम्मो की ओर कटता है, जो अब एक वास्तुकार के रूप में काम करता है और उसका एक प्रेमपूर्ण परिवार है। वह काम के लंबे दिन के बाद घर लौटता है और अपनी बेटियों को देखता है। फिर वह अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी जूलिया के साथ सो जाता है। अगली सुबह डेविड अचानक एक कॉल से जाग जाता है। वह जल्दी ही गेहूं के खेत में पहुंचता है, जहां वह अपनी सहकर्मी जाना और नए बॉस मथियास से मिलता है। पता चलता है कि पुलिस ने गेहूं के खेत में सैनिका की साइकिल खोज ली है और चिंतित हैं। सैनिका के घर पर उसके माता पिता अब भी मानते हैं कि वह अपनी दोस्त के घर सुरक्षित है। बाद में हम देखते हैं कि टीमो अपने बच्चों के साथ एक घर की पार्टी में खेल रहा है, लेकिन उसका ध्यान जल्द ही टेलीविजन पर एक समाचार कहानी की ओर जाता है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि पुलिस ने एक लड़की की साइकिल और जिम बैग एक गेहूं के खेत में पाया है और पिया के मामले से मिलते जुलते एक पैटर्न का संदेह जताया है। समाचार देखने पर सैनिका के माता पिता उसकी साइकिल को पहचानते हैं और घबराने लगते हैं। टीमो भी इस खबर से हिल जाता है
और इसे संभालने के लिए वह अपने परिवार से दूर चला जाता है। हम डेविड और मैथियास को शहर की सबसे बड़ी झील पर देखते हैं जहां कई साल पहले पिया का शव मिला था। उन्होंने लड़की की खोज के लिए एक डाइविंग टीम लाई है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका कोई संकेत नहीं मिलता। बाद में पुलिस सैनिका के घर जाती है और उसके परेशान माता पिता से बात करती है। मैथियास पूछते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह भाग सकती थी, लेकिन मां इसे नकारती हैं। उस रात बाद में हम टिमो को देखते हैं जो सो नहीं पा रहा है और नई लापता लड़की के बारे में सोच रहा है। फिर वह 23 साल पहले की एक फ्लैशबैक को याद करता है जब वह पार्क में बैठा बच्चों को पानी के साथ खेलते हुए देख रहा था। जल्द ही पियर वहां आ गया और उन्होंने एक दूसरे से परिचय किया। दोनों आदमी जल्दी से एक दूसरे से जुड़ने लगे और उनके व्यवहार से यह स्पष्ट था कि वे दोनों पीडोफाइल थे और बच्चों की ओर आकर्षित थे। वर्तमान में लौटते हुए हम देखते हैं कि चिंता में डूबा टिमो अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा है। वह फिर गुपचुप तरीके से अपने बॉस को कॉल करता है, उन्हें बताता है कि वह बीमार है और कल काम पर नहीं आ पाएगा। उसके बाद अनुमति मिलने के बाद टिमो अपने परिवार के पास जाता है और समझाता है कि काम पर एक समस्या है जिसे तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। टिमो वादा करता है कि वह कल रात तक लौट आएगा और घर से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक दूरस्थ क्षेत्र में अपनी कार के पास लौट रहा है। वह अचानक एक फोन की घंटी सुनता है और यह सिनिका के पिता हैं जो उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह आदमी फोन फेंक देता है। शाम को डेविड से मिलने कृष्ण आते हैं जो पिया के मामले से जुड़ी पुरानी चीजों का एक डिब्बा लाते हैं। कृष्णन अपनी धारणा व्यक्त करते हैं कि सैनिका की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वही है जिसने पिया को मारा। कृष्णन का दृढ़ विश्वास है कि लड़की पहले से ही मरी हुई है, उसकी लाश वहां बाहर है और यह केवल समय की बात है जब पुलिस उसे ढूंढ लेगी। चूंकि कृष्णन अब सेवानिवृत्त हैं और उनके पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह डेविड से जांच में मदद मांगते हैं। फिर हम 23 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब टिमो नियमित रूप से पियरे के अपार्टमेंट में जाया करता था। एक दिन जैसे वे हमेशा मिलते थे, पियरे ने उनके समानताओं और छोटी लड़कियों की ओर आकर्षण का जिक्र किया। इससे टिमो असहज महसूस करने लगा और उसने इसे नकारा, लेकिन पियरे ने कहा कि उसके पास ऐसी फिल्में हैं जो वे देख सकते हैं। शुरू में टिमो क्रोधित हो गया और जाने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्द ही अपना इरादा बदल दिया। यहाँ फिर उन्होंने एक परेशान करने वाला वीडियो चलाना शुरू किया जिसमें एक वयस्क आदमी एक छोटी लड़की का उत्पीड़न करते हुए देखा गया। आश्चर्यजनक रूप से टिमो को वीडियो से घृणा नहीं हुई, बल्कि उसने इसे वास्तव में पसंद किया। वर्तमान में लौटते हुए पुलिस प्रगति की कमी से बढ़ती हुई निराश हो रही है। जन्ना फिर कुछ फाइलें निकालती है और बताती है कि एक लाल कार पिया के गायब होने के स्थान के पास देखी गई थी। वह बताती है कि वर्षों पहले एक और लड़की भी गायब हो गई थी और उस समय भी एक लाल कार देखी गई थी। जाना 1980 के दशक में क्षेत्र में पंजीकृत लगभग 500 लाल कारों की सूची बनाने में सक्षम थी। यह सुनकर डेविड क्रिश्चियन की पुरानी फाइल निकालता है और रिकॉर्ड की समीक्षा करता है। वह नोट करता है कि कई कार मालिकों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है, जिससे केवल कुछ ही आगे की जांच के लिए बचे हैं।